हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग विज्ञान में कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं आप लोग को हम बताए हैं ऑफलाइन क्लास में। फिर से हम एक बार बता देते हैं कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। जिन यौगिकों में कार्बन मीन्स होता है सी, एकदम टूटी भाषा में जानिए, कार्बन का संकेत होता है सी, और सी जहाँ भी दिखाई दे दिया, कार्बन जहाँ भी जिस भी यौगिक में दिखाई दे दिया, आप उसको जान लें कि ये कार्बनिक यौगिक है। और जिसमें कार्बन नहीं है वह कार्बनिक यौगिक नहीं है, उसको हम कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। और इस कार्बनिक यौगिकों का जिस रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जिसके अंतर्गत जिस रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब कार्बनिक यौगिकों में हम लोग को कक्षा 10 में आपके जो सिलेबस के अनुसार जो पढ़ना है उसमें हम लोग को पढ़ना है हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसको हम लोग किस रूपों में देखते हैं तो हम बता दो आपको कि हाइड्रोकार्बन मीन्स होता है हाइड्रोजन और कार्बन। जिस यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन अनिवार्य हो गए उसे हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। अब जैसे अनिवार्य की बात हम कैसे कहें, अब जैसे कहें कि ये किसका, आप कहीं जाते हैं, किसी घर जाते हैं तो आप किसी एक पर्टिकुलर नाम को लेकर जाते हैं कि इनके घर जा रहे हैं। अब ये नहीं कि आप पूरे घर के मेंबर का नाम नोट करके जाते हैं कि फला 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 घर के ये कौन सा घर है। आप सीधे पूछें कि मोहन का घर कौन है, मोहन मतलब उसके मुखिया का। अगर उनके पुत्र का नाम अगर पूछेंगे तो शायद बगल वाले और दूर दराज वाले थोड़ा सा उन नाम को न जाने, तो हम उस मुखिया का नाम पूछते हैं कि मोहन कहाँ है, मोहन का घर कौन सा है। तो बता देंगे कि आप सीधे जाइए, उसके बाद लेफ्ट मुड़ जाएंगे, फिर राइट मुड़ेंगे, लेफ्ट मुड़ेंगे तो वो जो घर सामने जो सफ़ेद मकान वाला दिखाई देगा वो मोहन का घर है। तो मोहन के घर आप पहुंच जाएंगे और फिर मोहन को बुलाएंगे, फिर आपको जिससे बात करनी उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो कहने का मतलब होता है कि हम लोग कार्बनिक यौगिकों में जो हम लोग को पढ़ना है वो हाइड्रोकार्बन वाले परिवार को पढ़ना है। तो हाइड्रोकार्बन परिवार की बात करते हैं तो इनकी जो परिवार है ना वो रावण की तरह है, रावण के खानदान की तरह है। रावण की खानदान तो कहीं जाके स्टॉप हो गई राम की सेना के बाद, लड़ाई के बाद, लेकिन इनकी जो स्टॉप नहीं प्रक्रिया है वो बात नहीं है, इनकी बहुत लंबी श्रृंखला है। तो उन श्रृंखला में जो हाइड्रोकार्बन है वो मुखिया है। अब उनके कुछ बच्चे हुए, अर्थात उनकी जो कुछ शाखाएं हैं, अब उन शाखाओं के कुछ उपशाखाएं हैं, हो सकता है उनकी उपशाखाओं के कुछ उपशाखाएं हैं, तो इस तरह से उनका नाम दिया गया, कुछ अतिरिक्त नाम। तो इस पूरे हम कहते हैं पूरी भाग को समेट करके कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण या हाइड्रोकार्बन के प्रकार, कितने भागों में हाइड्रोकार्बन को भाग बांटा गया है। तो हम पहले बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन अर्थात कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। एक होता है द्विवृत्त श्रृंखला, यौगिक, और दूसरा होता है संवृत्त श्रृंखला यौगिक। इस द्विवृत्त श्रृंखला यौगिक को हम खुली श्रृंखला यौगिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खुली श्रृंखला यौगिक।
या इसी को हम एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। और संयुक्त श्रृंखला में होता है बंद श्रृंखला यौगिक। अब हम बात करते हैं क्या अविभक्त श्रृंखला यौगिक को भी किसी भागों में बांटा गया है, तो बांटा गया है। इनको दो भागों में बांटा गया है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक और दूसरे को हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। अब इनको क्या बांटा गया, कितने भागों में, तो इन यौगिकों को भी बांटा गया है दो भाग में। संतृप्त को एल्केन और इनको एक ही भाग है इसका एल्काइल। इस प्रकार से विवृत्त श्रृंखला यौगिक के पार्ट हो गए। ऐसे ही संवृत्त श्रृंखला यौगिक अर्थात बंद श्रृंखला यौगिक की बात हम करते हैं, तो इनको भी दो भागों में बांटा गया, एक समचक्री यौगिक और दूसरा होता है विषम चक्री यौगिक। और समचक्री यौगिक को दो भागों में बांटा गया, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। ये एक साधारण सी इनके वर्गीकरण है जिनको आप श्रृंखलाबद्ध रूप में आपने देखा। अब इनको बारी बारी से इनके सभी पार्ट को हम लोग अध्ययन करेंगे। हम बात करते हैं कि विवृत्त श्रृंखला यौगिक, जनरल रूप से हम बता दे रहे हैं विवृत्त श्रृंखला यौगिक किसे कहते हैं। विवृत्त श्रृंखला यौगिक हम कह रहे हैं जितनी भी बात करते हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन की बात करते हैं, ये कार्बनिक यौगिक की बात करते हैं। तो ऐसे जो श्रृंखला बने जिसमें कार्बन जो होते हैं वो एक खुली श्रृंखला के रूप में हो, ऐसे बाकी सब तो बेचारा हाइड्रोजन इसके अगल बगल आता ही है। अब कहें हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन है, अगर ये दूसरे किसी से सहयोग करता है तो ठीक है, नहीं तो बेचारा हाइड्रोजन कार्बन की कुल 4 संयोजकताएं होती है। कितनी होती है? 4 संयोजकताएं होती है। वह 4 इलेक्ट्रॉन अपना 4 इलेक्ट्रॉन के साझा करने के लिए, सहसंयोजक बंध बनाने के लिए वह किसी भी हद तक गिर सकता है। हम इतना गिर सकता है कि जानिए कि अगर पैर पकड़ना पड़ेगा तो वो पैर पकड़ेगा, नाक धरेगा। तो एक इसके बन जाते हैं, एक तो ये अपने साझा कर लिया, बच गए। अभी इस कार्बन के 3 बच गए, जो बाकी 3 बचते हैं वो किससे सहयोग करेगा? वो हाइड्रोजन से। अगर कोई दूसरा तत्व आ जाता है, कर लेता है तो वो तो आ गया तो ठीक है, नहीं आता है तो बेचारा हाइड्रोजन इसका व्यवस्था को समझ करके इसका बंध को पूरा करता है, अर्थात ये हाइड्रोजन ऐसे हाइड्रोजन। तो ऐसे इस कार्बन की बात करते हैं तो देखिए एक संयोजकता 2 संयोजकता पूरी हो गई, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन से इन्होंने साझा कर लिया। अभी इसकी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेगा? हाइड्रोजन बेचारा ऊपर भी आएगा, नीचे भी आएगा। इस प्रकार से श्रृंखला को पूरा करते हैं। हमें इस हाइड्रोजन की इस बात से मतलब नहीं है, अभी तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम बात करते हैं इस कार्बन की। कार्बन में इस प्रकार से अगर जुड़े होते हैं, ऐसे सीधे ही श्रृंखला में चले जाते हैं कहीं, अर्थात ये कार्बन आपस में दोनों किनारे वाले अगर नहीं मिलते हैं
एक तरफ से ऐसे जुड़कर नहीं मिल जाते हैं, तो इस प्रकार की श्रृंखला को हम कहते हैं द्विवृत्त श्रृंखला योगी। अगर कार्बन ऐसे घूम फिर के ये कार्बन ये फिर कहीं न कहीं से आ करके सी ऐसे मिलके ग्राउंडिंग ग्रुप में हो गया, तो इस प्रकार देख रहे हैं कि ये श्रृंखला चली कहीं से चली होगी फिर आके वहीं पे मिल गई, तो इस प्रकार की श्रृंखला को हम कहते हैं बंद श्रृंखला यौगिक, संवृत्त श्रृंखला यौगिक कहते हैं। अब हम बात करते हैं द्विवृत्त श्रृंखला यौगिक। जो खुली श्रृंखला यौगिक है इनको दो भागों में बांटा गया है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी दो भागों में बांटा गया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब वो जो कार्बन और हाइड्रोजन जो जुड़ते हैं उनकी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। प्रक्रियाएं ये होती हैं, कुछ कार्बन जो होते हैं सिंगल बंध से होते हैं, एकल बंध से जुड़े होते हैं, कुछ कार्बन द्विबंध से जुड़े होते हैं, कुछ कार्बन तीन बंध से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से एक बंध से, द्विबंध से, तीन बंध से जुड़े होते हैं। तो जो एक बंध और दो बंध होते हैं उसको हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसी खुली श्रृंखला जिसमें कार्बन एकल बंध या द्विबंध से जुड़े होते हैं, तो उस प्रकार की श्रृंखला यौगिक को, उस प्रकार की कार्बनिक यौगिक को हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जो तीन बंध से जुड़े होते हैं उसको कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमने कहा कि वो कुछ एकल बंध से होते हैं, तो जो एकल बंध से जुड़े होते हैं उनको हम एल्केन कहते हैं, और जो द्विबंध से जुड़े होते हैं उसको हम एल्कीन कहते हैं। और इसी प्रकार से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बता दिया गया एल्काइन होते हैं। इसको सूत्र को लिखने के लिए कुछ सूत्र भी होते हैं। जैसे एल्केन को लिखने के लिए इसका फार्मूला होता है CnH2n+2 और एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। इस प्रकार से तीनों के सूत्र हैं। अर्थात n जो होता है वो कार्बन की संख्या होती है। अगर एक कार्बन है तो एल्केन बनाने के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए? जितने कार्बन है उसके दूने से दो अधिक। अर्थात एक कार्बन है तो हाइड्रोजन हो गया एक का दूना, दो हो गया, दो में दो जोड़ेंगे कितने हो गए? 4। तो इस प्रकार से सूत्र बन जाता है। अगर एक कार्बन पर CH क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर दो हो गए तो C2H, 2 दूना 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो C2H6। अगर कार्बन को हम 3 करते हैं तो 3 दूना 6, 2 8। मतलब जितने दूना होगा दूना से 2 बार बढ़ा देंगे, वो एल्केन परिवार के होते हैं। इनका नाम कैसे रखते हैं अभी हम बताएंगे नाम लेने के लिए। एल्कीन, इसी प्रकार से एल्कीन जितने कार्बन होते हैं उनके दूना कर देंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे। हाइड्रोजन संख्या कार्बन की संख्याओं से क्या होंगे? दूना होंगे। और एल्काइन के परिवार वाले तत्वों का, जो यौगिकों का हम नामकरण करते हैं, उनमें कार्बन की जितनी संख्या होगी हाइड्रोजन उसके दूना से 2 कम होता है, एल्काइन परिवार हो जाते हैं। इस प्रकार से द्विवृत्त श्रृंखला यौगिक की कार्यशिला हुई। अब हम बात करते हैं संवृत्त श्रृंखला यौगिक, बंद श्रृंखला यौगिक की बात करते हैं। तो इसको हम दो भागों में बांटे हैं, समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक का मतलब होता है उसमें केवल कार्बन होते हैं, कार्बन ही रहेंगे, उसके बीच में वो कोई दूसरा तत्व नहीं आएगा, तो उसे हम कहते हैं समचक्रीय यौगिक। अगर उसके बीच में अगर कोई दूसरा, इस श्रृंखला में अगर कोई दूसरा आ गया, ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन, सल्फर आ गया, कोई भी नाइट्रोजन आ गया, तो वो दूसरा यौगिक बन जाता है। उस यौगिक को हम कहते हैं विषम चक्रीय यौगिक। विषम मतलब उसकी समता को वो क्या किया? बिगाड़ दिया, वो विषमता आ गई, समता खत्म हो गई। यहाँ पर सम से मतलब सम, विषम, ऑड और इवन से मतलब नहीं है। समता मतलब सम मीन्स होता है समता, समान रूप से एक ही तत्व होना चाहिए। कार्बन है तो कार्बन है, अगर उसमें दूसरा कार्बन के बीच में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ऐसा कुछ आ जाता है तत्व, तो इस प्रकार की चक्रीय यौगिक को कहते हैं विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। समचक्रीय यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया है, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक वे यौगिक होते हैं
जिनमें कार्बन के परमाणु की जो श्रृंखला होती है वो कार्बन परमाणु की संख्या, उसमें जो हाइड्रोजन है या कार्बन जो तत्व होते हैं वो किसी बंध से, एकल बंध के अलावा 2 बंध से 3 बंध से ऐसे जुड़ जा सकते हैं, और उसमें जो कार्बन की जो संख्या है वो 5 या 5 से अधिक होती है। तो अधिक होगी तो उसको हम कहेंगे एरोमेटिक, और उससे जब कम हो जाती है उसमें जो इसमें एलिसाइक्लिक में केवल जो जितने कार्बन होते हैं सभी एकल बंध से जुड़े होते हैं, बाकी सबके लिए हाइड्रोजन जुड़े जाएगा। तो कार्बन सभी जितने जुड़े जाएंगे उसमें सभी एकल बंध से कार्बन जुड़े हैं, तो उसको हम एलिसाइक्लिक कहते हैं। तो इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन के पूरे परिवार है। अब इनका नामकरण करने के लिए इनका जो ब्रह्मांड है बहुत लंबा है। अब लंबा है, उनको याद करने के लिए बड़ा दिक्कत होती है। तो दिक्कत न हो उसके लिए, समस्या का समाधान करने के लिए इनमें एक नामकरण के लिए एक प्रक्रिया बनाई गई। प्रक्रिया ये बनाई गई कि अगर जितने जिस प्रकार से हमको अगर टेंस के बारे में आप भली बात जानते हैं। अब कहेंगे कि टेंस कुल कितने होते हैं। टेंस मुख्य रूप से 3 होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। अब इनके 4 भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, तो 4 3 कितने हो गए, 12 हो गए। 12 अलग अलग याद करना होगा तो फिर थोड़ा सा समझ लगेगा, लेकिन 12 याद न करने के लिए क्या बनाया गया, 4 बनाया गया। क्या बनाया गया, 4 में कौन कौन से होते हैं, इंडिफिनिट होते हैं, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट। यही होता है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये 4 होते हैं, चारों के लिए प्रेजेंट को दे दिया गया। ऐसा इन्होंने तीनों भाई ने अपने बेटों का नाम, तीनों के 4 पुत्र हुए, और उन्होंने अपने सही पुत्रों का नाम एक समानता बरत दी, एक समानता नाम रखने में कर दिया कि नाम वही रहेगा, हम लोग का जो सरनेम है वो जुड़ जाएगा। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का लगा देंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, उसका सरनेम लगा देंगे, पास्ट लगा देंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से फ्यूचर का सरनेम लगा देंगे, फ्यूचर तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार से सभी टेस्ट हो जाते हैं। इसी तरह से याद करने का सरल तरीका बताया गया कि इस हाइड्रोकार्बन की कुछ श्रृंखलाएं होती हैं, उन यौगिकों की श्रृंखलाएं होती हैं। उन यौगिकों की श्रृंखलाओं में अगर कार्बन एक है, कार्बन जिसमें एक है तो उसको क्या कहेंगे, मेथ कहेंगे। क्या कहेंगे, मेथ। 2 है, एथ कहेंगे। 3 कार्बन है, प्रोप कहेंगे। 4 कार्बन है, ब्यूट कहेंगे। 5 कार्बन है, पेंट कहेंगे। 6 कार्बन है, हेक्स कहेंगे। 7 कार्बन है, हेप्ट कहेंगे। 8 कार्बन है, ऑक्ट कहेंगे। 9 कार्बन है, नेम कहेंगे। 10 कार्बन है, डेक कहेंगे। ऐसे ही सब बहुत सारे कार्बन की बहुत लंबी श्रृंखला होती है। हमने केवल आपको इस प्रकार से 10 सैंपल दिया, 10 नमूने दिया कि अगर एक कार्बन है तो उसको क्या कहेंगे, मेथ कहेंगे। अब जैसे हम बात करते हैं कि अगर एल्केन परिवार की बात आती है नामकरण करने की, तो एक कार्बन जैसे रखा आपने, एक कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना होगा, उसका 2 गुना से 2 अधिक, अर्थात कितना हो गया, 4 हो गया। एक को लिखते नहीं है तो इस प्रकार से CH4 हो गया। एल्केन परिवार का इसको अगर नाम पढ़ना पड़ेगा, एल्केन में क्या जोड़ते हैं, इसमें एन जोड़ते हैं। अभी हम बताएंगे कैसे जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं, इसमें इन जोड़ देते हैं लास्ट में, और इसमें आयन जोड़ देते हैं। तो मेथ में अगर एन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मेथ प्लस एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेथेन। क्या हो गया, मेथेन हो गया। इसी प्रकार से अगर 2 कार्बन है तो 2 गुना 4 6 हो गया। अब इसका नामकरण करना होगा तो आपने देख लिया कि एल्केन परिवार का है, जिसमें एन जोड़ेगा, और कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। दूसरे कार्बन के स्थान पर कौन सा है, एथ है, इसलिए इसमें एथ में एन जोड़ेंगे, क्या हो गया, एथेन हो गया।
इसी प्रकार से 3 कार्बन है और उसमें एल्केन परिवार का है तो प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, हेक्सेन है, प्रेनार्टेन है, डेकेन। इस प्रकार से विभिन्न हम यौगिकों का नाम याद कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इतना आप 10 का ऐसे नाम आप ध्यान पूर्वक अर्थात क्रम से ये होना चाहिए कि हेक्स किस स्थान पे है, 6वें स्थान पे कौन सा है। 6 कार्बन है तो उसका नाम क्या होना चाहिए, तो 6वें स्थान पे है तो उसका हेक्स नाम है, आपको याद होना चाहिए। या हेक्स है तो कौन किस स्थान पे है, आपको ये ध्यान में होना चाहिए। जब तक कि आपका ये क्रम याद नहीं रहेगा तो आप नामकरण नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने इनका नाम जान लिया। अब मेन मुखिया का नाम जान लिए, मेन मुखिया का नाम जान लिए तो अब बात आती है कि इनके रिश्तेदार, अब तो घर के हो गए कि इनके इतने लड़के हो गए, लेकिन परिवार बहुत लंबा होता है। अब लड़की का शादी हुआ, लड़की की शादी की हुआ गए ससुराल में, उनके जो ससुराल में गए तो उनकी मम्मी आपकी क्या लगेगी, उनके जो लड़की की लड़की है वो क्या लगेगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो है रिश्तेदारियाँ बनती हैं और उसके रिश्ते भी बनते हैं। रिश्तेदारियों में बहुत विभिन्न प्रकार के रिश्ते बनते हैं। तो इसी तरीके से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे कि इनकी रिश्तेदारियाँ कैसे बनती हैं। इनका जो जैसे लड़के हो गए, इस प्रकार से आपने देखा कि माना कि ये लड़के हैं, इनके हाइड्रोकार्बन के बहुत परिवार हो गए, बढ़ गए। तो परिवार हो गया तो इनमें जो शादियाँ हुई होंगी, इनके जो बच्चे हुए होंगे, इनके जो रिलेशन में जितनी भी रिलेशनशिप हुए होंगे, तो उस रिलेशनशिप में अगर उनकी मम्मी की लड़की है तो वो क्या लगेगी। तो मैं इसको अगली वीडियो में आपको लाऊंगा और उस वीडियो का आप अवश्य देखेंगे, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।